हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैंने आप सबके ईमेल्स पढ़ लिए हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने ईमेल्स अभी नहीं लिखे हैं। फील फ्री एंड राइट ईमेल। मुझे ईमेल कीजिए और बताइए कि कौन सी वो हर्डल है जो आप फेस कर रहे हैं। एक और चीज़ दोस्तों, आप में से जितने स्टूडेंट्स ने मुझे ईमेल किए हैं उनको आज शाम तक, यानी कि आज लगभग आप पकड़ लीजिए शाम के 5 बजे, 6 बजे से पहले, राइट, 6 बजे से पहले आप सबको मेरी तरफ से एक ईमेल मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी आपको एक रिप्लाई कर दिया है, लेकिन एक ईमेल मिलेगा। और ये जो ईमेल है उसमें आपने जो अपने प्रश्न बताए हैं उनको लेकर मैं एक वॉइस नोट आपको देने वाला हूँ। ठीक है, वो वॉइस नोट जो हैं वो आप सुनिएगा ज़रूर। ठीक है, आज 17 नवंबर 2022 है। वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस बाय प्रशांत मावानी। वी प्राउडली सपोर्ट मिशन लाइफ। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी का खेल जो है वो अब लगता है कि हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ये टॉपिक जो है वो आपको इसलिए समझना है क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले हम किस विषय के बारे में बात कर रहे थे? डीजीपी के बारे में बात कर रहे थे, इज़न्ट इट? और हमने सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज में आरबीआई एक होलसेल ट्रांजैक्शंस के लिए और रिटेल ट्रांजैक्शंस के लिए, होलसेल के लिए भी उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है, रिटेल के लिए भी पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है। कल ही हमने इसके बारे में बात भी की थी। अब देखिए, पिछले हफ्ते बिटकॉइन जो है वो क्रैश हुआ। और एक और चीज़ आगे बढ़े उससे पहले कि अब जो सीबीडीसी आने वाला है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, और इसको खास करके दुनिया के अलग अलग देश इसीलिए निकाल रहे हैं ताकि ये क्रिप्टो करेंसीज जो हैं, अनऑथोराइज्ड क्रिप्टो करेंसी हैं जिसमें कोई गारंटी नहीं है, तो इनको चैलेंज करने के लिए लोग इनका इस्तेमाल ना करें। इसके लिए ही सीबीडीसी जो है उसको निकाला जा रहा है। इसके अलावा भी सीबीडीसी के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन सीबीडीसी का जन्म जो है वो बेसिकली बिटकॉइन और इस प्रकार के जो क्रिप्टो करेंसीज चल रहे हैं, और इनके बहुत सारे खतरे भी हैं। आप जानते हैं, टेररिज्म के इसके लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है, टेरर फाइनेंस के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है, ड्रग्स और दूसरे ऐसे अलग अलग जो इलीगल ट्रेड्स हैं तो उनके लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से अभी चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बंद हों, और वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो हैं वो दुनिया की सरकारें जो हैं उनको भी चैलेंज करती हैं ये सारी करेंसीज। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सीबीडीसी जो है उनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं इस टॉपिक पर कि क्रिप्टो का खेल ख़त्म हो गया है। पिछले हफ्ते बिटकॉइन जो है वो क्रैश हो गया। बिटकॉइन के बारे में मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं, यहाँ पर मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने मेरा शायद एक वीडियो देखा हो जो मैंने लाइब्रेरी में वो लेक्चर डिलीवर किया था, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। और उस किताब को जब मैंने पढ़ा, अच्छी तरीके से समझा। आपने एक और किताब पढ़ी होगी, शायद नाम सुना होगा, रिच डैडी पुअर डैडी। तो उस किताब में भी यही सारी बातें हैं। और वो किताब मैंने पढ़ी नहीं है, रिच डैडी पुअर डैडी, लेकिन ये रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन जो है ये बहुत ही अच्छी किताब है, मैंने पढ़ी है और इस पर मैंने बुक टॉक भी डिलीवर किया था। तो ये जो किताब है उसमें भी ये चीज़ लिखी गई है, और ये कॉमन सेंस वाली भी चीज़ है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम कॉमन सेंस वाली चीज़ों को फॉलो नहीं करते, हमें फटाफट पैसे चाहिए। आज मैं इन्वेस्ट करूं और कल वो 1000 टाइम्स, 5000 टाइम्स बढ़ जाए, 1 लाख रुपए का डायरेक्टली 500 करोड़ हो जाए और मेरे सारे सपने जो हैं वो पूरे हो जाएंगे। ऐसी एक मानसिकता में जीने वाले लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि आजकल दिखावा जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है। वो बात तब तक लोगों को समझ में नहीं आएगी जब तक उससे एक गलत, या फिर आप कह सकते हैं उससे अगर आप एक बैड एक्सपीरियंस जब तक नहीं होगा तब तक लोगों के दिमाग में यही चलता रहेगा कि फटाफट पैसे हम बना लें। तो मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे, कुछ रिश्तेदार भी हैं जो क्रिप्टो करेंसी में काफ़ी सारे पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे, और वो जब भी मिलते थे तो एक ही बात होती थी, राइट, क्रिप्टो ये हुआ, यहाँ पर पहुँच गया, वो किया, ये सारी चीज़ें। और मैंने कई बार मेरी तरफ से कोशिश भी की, मैंने कहा कि देखिए इसमें कोई सॉवरिन गारंटी नहीं है, ये कभी भी गिर सकता है, ये वो एक्सेट्रा। लेकिन जब लोग जो हैं एक बार कुछ चीज़ को, एक एक चीज़ को ठान लिया, और जब उन्होंने तय कर लिया कि नहीं अब हमें यही करना है,
फिर आप उनको कितने भी लॉजिकल रीजंस देंगे वो तब तक नहीं लौटेंगे जब तक वो हार ना जाए। गुजराती में एक हमारे यहाँ पर तो एक मुहावरा भी है, वो कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुजराती में ऐसे कहते हैं कि वायरा वायरा नो बड़े हायरा बड़े। दैट मीन्स वायरा मीन्स इफ़ यू आर, आप उनको बता रहे हैं कि आप पीछे मुड़ जाइए तो वो नहीं मुड़ेंगे, लेकिन जब वो हारेंगे तभी वो पीछे मुड़ेंगे, जब हार के ही वो समझेंगे, ऐसे आपकी सलाह नहीं मानेंगे। बट एनीवे, ये चीज़ बहुत सारे लोगों के साथ हुई। पिछले साल क्रिप्टो जो है उसमें 75% उसकी जो वैल्यू थी उसमें गिरावट आई थी। और बिटकॉइन का एक वक्त था जब गोल्ड और यूएस डॉलर से भी ज़्यादा मूल्यवान इसको बताया जा रहा था। दूसरी क्रिप्टो करेंसीज की बात करें तो उसमें 80 से 90% जितना ड्रॉप जो है वो देखने को मिला है। और पिछले सप्ताह ही ये जो FTX US, ये बड़ी बड़ी क्रिकेट की जो ट्रॉफीज थी, तो इनको स्पॉन्सरशिप देने वाला ये एक FTX बेसिकली एक प्रकार की एक्सचेंज है। तो ये क्रिप्टो एक्सचेंज जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज थी और वो अब दिवाला फूंक दिया है। $32 बिलियन गायब हो गए। इट्स अ वेरी बिग अमाउंट, इजंट इट? $32 बिलियन। इतने पैसे अगर श्रीलंका को दिए जाते तो श्रीलंका फिर से अपने पैरों पर खड़ा तो क्या उड़ने लगता। तो इतने पैसे जो हैं दुनिया के गायब हो गए बिकॉज ऑफ दिस FTX। आज इनके एम्प्लॉयज़ और कोई मिल नहीं रहा है। तो ये इस बात का भी एक सिग्नल है कि हमें कितनी आसानी से मूर्ख बनाया जाता है और हम मूर्ख बनने के लिए भी कितनी आसानी से मीन्स ऐसी चीज़ों में हम फंस जाते हैं। बहुत सालों पहले की बात है दोस्तों, लगभग 150 साल शायद हो गए होंगे इस बात को, 100-150 साल। ट्यूलिप, शायद आपने इस फूल का नाम सुना होगा। तो नेदरलैंड्स जो है, हॉलैंड, तो उसमें ऐसा ही हुआ था। ट्यूलिप का जो फूल है तो उसकी इतनी ज़्यादा कीमत हो गई, क्रिप्टो की तरह ही। जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक फूल की कीमत इतनी हो गई। और उस समय पर यह ट्रेंड आ गया था कि अगर आपका जो गार्डन है उसमें ट्यूलिप का एक पौधा लगा हुआ है और फूल खिला हुआ है, दैट मीन्स आप बहुत ही पैसे वाले हैं। तो यही एक ट्यूलिप बूम आया था क्रिप्टो की तरह ही। और फिर बहुत सारे लोगों ने, उनके पास ट्यूलिप नहीं था लेकिन उन्होंने बुक करवा दिया था कि मुझे 2 ट्यूलिप चाहिए, फिर मैं इसको बेच दूंगा, इस प्रकार की चीज़ें होने लगी। और फिर ये बबल जो है, ट्यूलिप बबल जो है वो फट गया और बहुत सारे लोग जो हैं वो कंगाल हो गए। बहुत सारी चेतावनियां भी दी गई थी। वॉरेन बफेट ने कहा था कि दुनिया की जितनी भी क्रिप्टो करेंसी, वो सारी की सारी क्रिप्टो करेंसीज अगर मुझे सिर्फ $25 में भी कोई ऑफर करे तो भी मैं नहीं खरीदूंगा। वॉरेन बफेट जैसा व्यक्ति जो इतना अनुभवी है, वो पिछले कई सालों से, अगर आप वॉरेन बफेट का जीवन देखेंगे तो ही इज लाइक लर्निंग। वो हर रोज़ किताबें लेकर बैठ जाते हैं, हर रोज़ कुछ 5-6 घंटे या फिर उससे ज़्यादा वक्त जो है वो पढ़ाई करते हैं। दुनिया का सबसे पैसे वाला व्यक्ति, सबसे पैसे वाले व्यक्तियों के लिस्ट में देखेंगे तो वॉरेन बफेट जो है उसमें आते हैं। और पूरा पैसा जो है उन्होंने नॉलेज की वजह से कमाया है, नॉलेज और उसके बाद अनुभव जो मिला। लेकिन $25, इट्स लाइक नथिंग, इज इट? $25 यानी कि कितने हुए हैं? 2,000 रुपये। अगर दुनिया की सारी क्रिप्टो करेंसी मुझे 2,000 रुपये में दोगे तो भी मैं नहीं खरीदूंगा, मैं $25 वेस्ट नहीं करूंगा, ऐसा वॉरेन बफेट ने कहा था। लेकिन फिर भी लोगों ने इनका नहीं माना। एक्चुअली हुआ ऐसा कि 2017 से लेकर 2021 के बीच में क्रिप्टो करेंसी जो है इसमें 5,500% का इजाफा हुआ और लोग जो हैं वो पागल हो गए थे इसके पीछे। इंस्टाग्राम पर क्रिप्टो मिलियनर्स थे, लैम्बोर्गिनी और यॉट लेकर घूम रहे थे और एक ऐसा लग रहा था कि पैसे कमाना जो है इट्स लाइक नथिंग। लेकिन ये नियंत्रण मुक्त, इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। क्रिप्टो जिसने बनाया वही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहा है, कोई उसको चेक करने वाला नहीं है, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हुई और ये सारी जो एक्सचेंज हैं ये सारी की सारी एक प्रकार की, आप समझ लीजिए, ऑनलाइन कैसीनो की तरह थे। सेलिब्रिटी ब्रांड एम्बेसडर्स मैदान में आ गए और अब देखिए क्या हालत हो गई। तो क्रिप्टो जो है ये कम्युनिज्म की तरह है। कम्युनिज्म में क्या होता है, बड़ा वादा किया जाता है कि डेमोक्रेसी दी जाएगी, लेकिन पावर जो है वो लोगों के हाथ में नहीं रहता, कुछ ही लोगों के पास रहता है। सेम थिंग क्रिप्टो में भी हुआ कि लोगों को लगा कि वो पैसे वाले बनेंगे, लेकिन बने कौन? कुछ ही लोग जो हैं वो पैसे वाले बने, बाकी के सारे लोग जो हैं उनके पैसे हमेशा हमेशा के लिए चले गए।
रोटिंग वीट स्टॉक्स, यानी कि जो सड़ गए हैं, ऐसा जो वीट का स्टॉक है वो सड़ गया है। ट्रिब्यून का यह आर्टिकल है। हरियाणा से ये खबर आ रही है कि 45,000 मेट्रिक टन गेहूं जो हैं वो सड़ गए हैं। इसकी कीमत है 83 करोड़ रुपीस। और अभी फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट जो है हरियाणा का, वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है और पता चला कि कुछ लोग जो हैं उनकी ग्रीड यानी कि उनकी लालच की वजह से ये चीज़ हुई है। फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट के 5 ऑफिशियल्स जो हैं उनको सस्पेंड किया गया है और उनसे 40 करोड़ रुपए जो हैं वो वसूले जाएंगे। और अब ब्लेम गेम यानी कि तू में स्टार्ट हो चुका है। एक घोस्ट बिलिंग का भी एलिगेशन आया। घोस्ट बिलिंग में क्या हुआ, कैसे फेक बिल बनाए गए हैं। ये बताया गया कि लेट्स से कि 5 टन गेहूं जो हैं वो इस व्हीकल में आया है, तो उस व्हीकल का जो भी हरियाणा का H401XYZ जो भी नंबर प्लेट है वो उसमें रजिस्टर की गई है। अब जब ये केस सामने आया है तो जब उन नंबर प्लेट्स को देखा जा रहा है तो पता चल रहा है कि ये कितने फेक बिल्स थे कि ये स्कूटर की नंबर प्लेट, मोटरसाइकिल की, 2 व्हीलर्स की नंबर प्लेट जो हैं वो हैं। तो अब ब्लेम गेम चल रहा है, लेकिन इसमें ऑफ कोर्स ये 5 लोग जो हैं वो मिलकर ऐसा नहीं कर पाएंगे, उनके ऊपर भी कोई होंगे। ये जो फिशी डील्स हुई हैं तो इसमें बड़ी मछलियाँ कौन है, तो और ज़्यादा इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। और जो बड़े बड़े लोग इसमें शामिल थे, चाहे वो कितने भी बड़े पॉलिटिशियन क्यों ना हो, तो उनको भी इसमें इस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाकर, इन द सेंस के इन्वेस्टिगेशन इनके ऊपर भी होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि कौन कौन लोग जो हैं वो इसमें शामिल थे और सबको सज़ा मिलनी चाहिए। हमारे देश में बम्पर प्रोडक्शन होता है और देखिए दुनिया के सबसे ज़्यादा फूड इनसिक्योर देश, इनसिक्योर लोग अगर किसी देश में रहते हैं तो वो हमारे देश भारत में है। फूड प्रोडक्शन का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पर है फूड के मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट जो है उसमें सारी चीज़ें आ गई। प्रोक्योरमेंट यानी कि आपने कहाँ से इसको ख़रीदा, प्रोक्योर यानी कि ख़रीदना, ख़रीदने के बाद आपने इसको कैसे सेफली स्टोर किया, उसके बाद कब आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इवेंचुअली किसका पार्ट है, MGMT यानी कि मैनेजमेंट का पार्ट है। तो लैक ऑफ मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट ना होने की वजह से ही ऐसी सिचुएशन हो रही है कि एक देश जिसमें प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है लेकिन उसी देश में दुनिया के सबसे ज़्यादा फूड इनसिक्योर लोग रहते हैं। ये शर्म की बात है हमारे देश के लिए, हमारे सिस्टम के लिए। भले ही हरियाणा में ये हुआ हो, लेकिन हर साल हमारे देश के अलग अलग राज्यों से ये खबर आती है कि ऐसे ही गेहूं, चावल और दूसरे ऐसे अनाजों को ऐसे खुले में रखा जाता है, बोरियों में रखा जाता है, खुले में रखा जाता है, और बारिश आ गई, रैट्स उनको खा रहे हैं, चूहे खा रहे हैं, पीजियंस खा रहे हैं, डॉग्स और दूसरे जो एनिमल्स हैं तो उन पर यूरिनेट कर रहे हैं और इसकी वजह से बिगड़ रहे हैं। तो कितनी सारी ऐसी, कितना फूड जो है वो वेस्ट हो रहा है। और ये तो सिर्फ हम फूड का आंकड़ा लगाते हैं, राइट। उस फूड को पैदा करने के लिए जो सब्सिडी दी गई उसका क्या, उस फूड को पैदा करने के लिए जो ग्राउंड वाटर यूज़ किया गया उसका क्या। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसके हिडन, जो बाकी की चीज़ें जो हम कैलकुलेट नहीं करते, ये सारी चीज़ों के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। गेटिंग रेडी, द हिंदू का ये आर्टिकल है। 1 दिसंबर से G20 का प्रेसिडेंट बनेगा हमारा देश भारत। और ऐसे समय पर भारत G20 का प्रेसिडेंट बन रहा है जब इकोनॉमिक हार्डशिप दुनिया भर में है। दुनिया के डेवलप्ड देश जो हैं, USA, यूरोप के बहुत सारे देश जो हैं वो रिसेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पॉलिटिकल पोलराइजेशन काफ़ी है। वी नो के एक तरफ आ गया है USA, दूसरी तरफ आ गया है यूरोप, और एक तरफ आ गया है रशिया और चाइना। तो ऐसी सिचुएशन जो है वो दुनिया की अब हो चुकी हैं। तो ऐसे समय में G20 जो ये सारे के सारे USA, रशिया, चाइना, EU सब जो हैं वो G20 के पार्ट हैं और इसका प्रेसिडेंट बनेगा हमारा देश भारत। तो भारत का रोल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और अच्छी शुरुआत की है मोदी साहब जो हैं, उन्होंने चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ भी हाथ मिलाया। अब ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों के बीच में इतना जेस्चर आया है। जब से 2020 में वो जो गलवान वाला केस हुआ, तब के ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो इश्यू चल रहा है, तब से लेकर आज तक किसी भी प्लेटफॉर्म पर SCO की जब मीटिंग हुई थी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग कहाँ पर हुई थी बताइए, कौन सी जगह, कौन सा देश, वो सिटी का नाम भी बताइए और देश का नाम भी बताइए। तो तब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पर गए थे, तो उस टाइम पर भी शी जिनपिंग वहाँ पर थे, लेकिन कोई हाथ
नहीं मिलाया, ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन अब G20 के प्रेसिडेंट हम बन रहे हैं तो हमने उनके साथ हाथ भी मिलाया, विच इज़ ए गुड साइन कि अब लगता है कि दोनों देशों के बीच में बातचीत होगी और बातचीत के माध्यम से प्रॉब्लम जो है वो शायद सॉल्व हो पाए। क्योंकि G20 की प्रेसिडेंसी हम संभालेंगे, एक साल के अंदर पता है कितनी मीटिंग्स होने वाली हैं? 200 जितनी मीटिंग्स हमारे देश में होगी, अलग अलग लेवल की, अलग अलग टॉपिक्स पर मीटिंग होगी। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और चाइना जैसे देश जो हैं वो भी उसमें पार्ट लें। तो बायलैटरल जो भी इश्यूज चल रहे हैं उनको साइड में रखते हुए G20 को और ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए मोदी साहब ने जो किया है, विच इज़ ए गुड थिंग। उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्यों ये किया है, लेकिन ऑफ कोर्स ये सोच समझ कर ही एक स्टेप उठाया गया होगा। और इट इज़ ए गुड थिंग कि हम एटलीस्ट बातचीत करें। न्यू दिल्ली विल हैव टू ब्रिंग on board all countries with its vision for the forum's future। G20 के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सारे देश जो हैं, जितने भी देश इसके पार्ट हैं, सारे के सारे देशों को ऑन बोर्ड लाना पड़ेगा, राइट। तो पाकिस्तान, चाइना और जो भी हमारे दुश्मन देश हैं उनके साथ भी हमें एक हाथ मीन्स एक बात करनी पड़ेगी। बातचीत से ही चीज़ें जो हैं वो सॉल्व होगी। जब पाकिस्तान इसका पार्ट नहीं है लेकिन चाइना इसका पार्ट है, तो वी नीड टू हैव ए वर्ड विद चाइना, और चाइना के साथ बात करेंगे तो फिर पाकिस्तान के साथ भी बातचीत हो ही जाएगी। यू नो हाउ इट वर्क्स, राइट। होल्टिंग द स्लाइड, द हिंदू का ये आर्टिकल है। बाली, इंडोनेशिया, 14 नवंबर 2022, जब जवाहरलाल नेहरू साहब का जन्मदिन था, उसी दिन पर पहली बार प्रेसिडेंट जो बाइडन, जब से प्रेसिडेंट बाइडन प्रेसिडेंट बने हैं यूएसए के, उसके बाद पहली बार उनकी शी जिनपिंग के साथ एक फेस टू फेस मीटिंग हुई और दोनों ने ये एग्री किया है कि जो रिलेशनशिप में एक डाउनवर्ड स्लाइड आया है, डाउनवर्ड स्लाइड यानी कि रिलेशनशिप में जो गिरावट आई है, तो इस गिरावट को रोकने के लिए दोनों को काम करने पड़ेगा और दोनों के लिए ये अच्छी बात नहीं है। दोनों ने ये भी कहा कि कंपटीशन शुड नॉट वे इनटू कॉन्फ्लिक्ट। कंपटीशन इज़ गुड बट कॉन्फ्लिक्ट इज़ नॉट गुड। मैं और आप कॉम्पीट कर रहे हैं तो दैट्स ओके थिंग, राइट। हेल्थी कंपटीशन है तब तक सही है, लेकिन कट थ्रोट कंपटीशन हो जाए कि एक को पीछे रख कर मैं आगे निकलो, इस प्रकार की जब भावना आ जाती है कंपटीशन में, तो दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। तो ये बातचीत हुई है। इसी के साथ साथ दोनों ने ये कहा कि जो कंपटीशन है उसको रिस्पॉन्सिबली दोनों मैनेज करेंगे और इसी के साथ दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन की लाइन जो है वो ओपन रखेंगे। और जो एक लंबे समय से अभी जो ताइवान वाला पूरा इश्यू हुआ, तब उसके बाद जो बातचीत जो है वो फ्रीज हो गई थी, राइट, फ्रोजन स्टेट में थी। तो अब ये बातचीत होगी, विच इज़ ए गुड थिंग। और क्लाइमेट चेंज को लेकर अगर हमें आगे बढ़ना है तो भी ये दोनों देश चाहिए, क्योंकि ये दोनों देश जो हैं वो दुनिया के सबसे बड़े पोल्यूटर्स हैं। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन जो हैं वो चाइना की यात्रा पर जाएंगे और जियो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, डेट रिलीफ, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ों पर बातचीत जो है वो धीरे धीरे ये दोनों देश जो हैं वो एक दूसरे के साथ करेंगे। तो ये एक अच्छा स्टेप लिया है, पहला स्टेप है, अच्छा स्टेप है। और ये जो ट्रेड वॉर हैं, टेक्नोलॉजी वॉर हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी वजह से सप्लाई चेन में एक इम्पैक्ट आ रही हैं, इसको लेकर भी बातचीत होगी। फिर वॉशिंगटन ने जो एडवांस्ड चिप्स हैं उनके एक्सपोर्ट पर कंट्रोल लगाया, तो इसको लेकर चाइना जो है वो खुश नहीं है। यूएसए जो है वो चाइना के ह्यूमन राइट्स को लेकर खुश नहीं है। मिस्टर बाइडन ने ये कहा कि शिनजियान और तिब्बत और हांगकांग को लेकर चिंता व्यक्त की। मिस्टर शी जिनपिंग जो है उन्होंने कहा कि कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम परफेक्ट नहीं होती है, यूएसए की अपनी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, चाइना की अपनी डेमोक्रेटिक सिस्टम है। ताइवान वाला क्वेश्चन जो है वो आज भी ऑफकोर्स सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि चलो दोनों देश जो हैं वो बातचीत पर आगे बढ़ने वाले हैं। अब हम बात करेंगे जनसंख्या की चुनौती के बारे में। कल भी हमने इसके बारे में बात की थी, आज भी कुछ 2 आर्टिकल्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं। दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें इसमें पढ़ने को मिल रहे हैं। विश्व की जनसंख्या का आंकड़ा 8 अरब तक पहुंच गया है और भारत की आबादी के बारे में बात करें तो अगले साल हम चाइना को पीछे छोड़कर हम दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड देश बनने वाले हैं। भारत को अपनी आबादी के नियोजन के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। यंगस्टर्स जो हैं हमारे देश के, तो उनको शिक्षा देनी पड़ेगी, उनको रोज़गार देना पड़ेगा, उनके अंदर स्किल्स
डेवलप करनी पड़ेगी, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ देनी पड़ेगी, उनको ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कृषि की बात करें तो हमारे देश में क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने लोग चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में, आज हमारे देश में 45 से 50% जितने लोग जो हैं वो खेती बाड़ी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे तो 15% ही है। तो 50% जितनी पॉपुलेशन से 15% जितनी जीडीपी पैदा कर रही है, विच इज़ नॉट गुड। यानी कि अगर पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए तो पता चलेगा कि ये क्षेत्र जो है वो गरीब ही रहेगा, क्योंकि इतने सारे लोग हैं और जीडीपी का आउटपुट जो है वो बहुत कम है। तो ये तब तक इसमें सफलता नहीं मिलेगी जब तक ये जो एग्रीकल्चर में काम कर रहे लोग जो हैं उनके लिए उद्योग और व्यापार में अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट ना की जाए। और उद्योग और व्यापार में अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है तो अर्थव्यवस्था जो है इसको सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़ना होगा, और इसके लिए हमारे शहर जो हैं ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। और शहरों को आगे बढ़ाने के लिए हमें उनमें जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो और ज़्यादा अच्छी करनी पड़ेगी। रोज़गार और बेहतर जीवन की आस में गांव से शहरी क्षेत्रों में पलायन बढ़ रहा है, माइग्रेशन जो है वो काफ़ी बढ़ गया है, और हमारे छोटे बड़े सभी शहर जो हैं उसमें आबादी काफ़ी बढ़ चुकी है। मेरा जो होम टाउन है, तो मैं 2007 से ही मैंने अपना होम टाउन छोड़ दिया। जब मैं 2007 में लंदन चला गया, तो व्हेन आई केम बैक इन 2013, राइट, 5.5 साल के बाद जब मैं वापस आया, बीच में आया था बट आई वाज देयर फॉर लाइक वेकेशंस के लिए आता था, लेकिन मैं शिफ्ट हो गया था। तो जब मैं वापस आया इंडिया और मेरे होम टाउन में ही रहता था उस टाइम पर, मैं जब भी आता था तो उस टाइम पर हमारा होम टाउन जो है वो बहुत ही क्वाइट प्लेस था। एक टाउन है, राइट, वो गांव भी नहीं है और शहर भी नहीं है, उसके बीच का एक टाउन है, काफ़ी अच्छा टाउन है। आज हमारा होम टाउन जो है वो, मैं आज राजकोट सिटी में रहता हूँ, लेकिन जो होम टाउन है तो वो हमसे कुछ 30-35 किलोमीटर्स दूर है। और जब भी मैं होम टाउन बहुत कम जाता हूँ, लेकिन जब भी मैं जाता हूँ वहाँ पर मेरे सारे बचपन के दोस्त और सब लोग वहाँ पर हैं। तो व्हेन आई गो देयर आई फाइंड कि बहुत सारे नए चेहरे हैं। और जब मैं वहाँ पर जाता हूँ तो बहुत सारे लोग मुझे कई बार कहीं पर गए तो पूछते हैं कि आप बाहर से आए हो क्या। फिर मैं उनको कहता हूँ हाँ मैं बाहर से आया हूँ। मीन्स वो लोग पहचानते नहीं है, लेकिन जो पुराने लोग हैं दे नो मी कि भाई ये यहाँ पर ही पला बड़ा है, लेकिन जो नए लोग आ गए तो दे डोंट नो मी। तो इतना बड़ा शहर हो गया वो छोटा सा टाउन। मुझे कभी लग नहीं रहा था कि हमारा टाउन इतना पॉपुलेटेड हो जाएगा, लेकिन आज वो बहुत ही बिजी हो गया है और बहुत सारी मीन्स ट्रैफिक अब देखने को मिल रहा है। पहले ऐसा कोई ट्रैफिक जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी, लेकिन अब वहाँ पर ट्रैफिक नज़र आता है। तो हर छोटे बड़े शहर की ऐसी ही कहानी है। ये बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि आई एम श्योर आपके भी टाउन की, और अगर आप टाउन में रहते थे और अभी सिटी में रहते हैं तो आपको भी ये चीज़ जो है वो फील ज़रूर हो रही होगी। और यही प्रैक्टिकल चीज़ें जो हैं वो हमें काफ़ी काम आती हैं। ऑब्जर्वेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वे ऑफ लर्निंग। एनीवे, यह नहीं भूला जाना चाहिए कि शहर जो हैं वो विकास के वाहक होते हैं। शहर को क्या कहा जाता है? ग्रोथ इंजन कहा जाता है। हमारे जो अर्बन एरियाज़ हैं ये हमारे इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन्स हैं, ये इंजन की तरह काम करते हैं। तो शहरों का डेवलपमेंट हो ये हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और जिन शहरों में आप देखेंगे ये सारी बेसिक फैसिलिटीज़ अच्छी है, बुनियादी ढांचा बेहतर है, वहाँ पर उद्योग और धंधे जो हैं वो अच्छी तरीके से फलते फूलते हैं। जब ऐसा होता है तो वे रोजगार के अवसरों को पैदा करने में समर्थ होते हैं। युवाओं को किसी न किसी कौशल से लैस किया जाए, स्किल्स हमारे यंगस्टर्स के अंदर इनकलकेट की जाए, और जब हमारे देश में सक्षम युवा तैयार होंगे तो वो हमारे देश में तो सफल होंगे ही होंगे, इसी के साथ साथ अगर वो विदेश में जाकर भी कुछ काम करना चाहते हैं तो भी उनको सफलता मिलेगी। जनसंख्या बढ़े तो वरदान हो जाए। देखिए, एक बहुत ही थोड़ा अलग टाइटल यहाँ पर है कि जनसंख्या बढ़े तो वरदान हो जाए। मीन्स हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और ये आर्टिकल ये बात कर रहा है कि जनसंख्या बढ़े तो वरदान हो जाए, तो कुछ तो होगा ना इसमें, ऑफ कोर्स है। किसी भी देश की जनसंख्या को वहाँ की सामाजिक आर्थिक स्थिति प्रभावित करती है। किसी भी समाज, किसी भी देश में ले लीजिए तो वहाँ की जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन होती हैं उस हिसाब से वहाँ पर आपको वहाँ की जनसंख्या देखने को मिलेगी। जियोग्राफी भी इसमें रोल प्ले करती है, हिस्ट्री भी इसमें रोल प्ले करती है।
हमारे देश में जब गुलामी का दौर था तो उस टाइम पर जो सोशल स्ट्रक्चर हैं, जो हम कहते हैं ना, ये जो पूरा हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें इतनी कोई ख़ास नहीं थी। तो इसकी वजह से क्या होता था कि एक हस्बैंड वाइफ जो हैं तो उनके 6-7 बच्चे होते थे, लेकिन उन 6-7 बच्चों में से 3-4 ही सरवाइव करते थे। बाकी के जो हैं वो उनका मृत्यु हो जाती थी उनकी, क्योंकि मृत्यु दर करीब करीब जन्म दर के बराबर थी। इसलिए हमारी आबादी बहुत धीमी रफ्तार से बढ़ रही थी। जब हमारा देश गुलाम था तो आबादी बहुत धीमी रफ्तार से बढ़ रही थी, क्योंकि जितने बच्चे पैदा हो रहे थे, लगभग बहुत सारे बच्चे जो हैं वो उस समय पर उनकी मृत्यु हो जा रही थी। और हमारे देश जब आज़ाद हुआ तब हमारी कुछ जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 50 के आसपास थी, कि 50 तक पहुँचते पहुँचते एक आदमी जो है वो मर जाता था, ऐसी सिचुएशन थी। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो फिर सामाजिक ढांचे जो हैं उस पर खास ध्यान दिया गया, और इससे शिशु मृत्यु दर जो है इसमें धीरे धीरे गिरावट आने लगी। जन्म दर बरकरार रही, और ये भी हुआ कि हर साल 2.5% से जो जनसंख्या तकरीबन जो है वो 2.5% से इंक्रीज हो। तो जस्ट इमेजिन 2.5%, आज 100 हैं आपकी जनसंख्या, तो नेक्स्ट ईयर 102.5 हो जाएगी, राइट। उसके बाद रफली आप पकड़ लीजिए 105 हो जाएगी। उसके बाद फिर से वो 2.5% से, तो ये कंपाउंड तरीके से ग्रो होती रहेगी। तो कुछ समय के बाद ये 200 हो जाएगी, डबल हो जाएगी पॉपुलेशन। तो वही चीज़ हमारे साथ भी हुई। लोगों की आर्थिक स्थिति बेशक तेजी से बढ़ती चली गई और बदल भी गई, लेकिन जैसे हमारी आर्थिक स्थिति बदली उस हिसाब से हमारी सामाजिक सोच नहीं बदली। इसमें एक डिफरेंस आ गया। इकोनॉमिकली हमारा देश आगे बढ़ने लगा, लेकिन सोसाइटी वाइज जो हमारी सोच थी वही रही कि नहीं, 3-4 बच्चे तो होने ही चाहिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे सामाजिक और आर्थिक स्थिति अच्छी होती गई, शिक्षा जो है इसका, एजुकेशन का अवेयरनेस और स्प्रेड ये होने लगा, तो उसके बाद धीरे धीरे अब पता चला कि चलो पिछले 15-20 सालों से ये सिचुएशन है कि जो कपल होते हैं तो उनके सिर्फ 2 ही बच्चे होते हैं, 2 से ज़्यादा जनरली बहुत ही कम जगह पर आपको देखने को मिलेंगे, वरना 2 ही बच्चे होते हैं। और बहुत सारे कपल्स तो ऐसे हैं जिनका सिर्फ एक ही बच्चा है। तो अब ये रिजल्ट जो है वो आने वाले 10-15 सालों के अंदर हमें देखने को मिलेगा, राइट। पहले जो हुआ था उसका रिजल्ट ये है कि अब आबादी जो है वो बड़ी है, अब पीक तक हम पहुँच गए, चाइना को ओवरटेक कर लेंगे। उसके बाद धीरे धीरे आपको ये गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन हमारे देश में इम्बैलेंस भी है। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, और साउथ और वेस्टर्न स्टेट्स जो हैं तो उसमें पॉपुलेशन में काफ़ी गिरावट आई है, क्योंकि एजुकेशन और अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा थी वहाँ पर। तो अब क्या हो रहा है कि इसकी वजह से हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, संघवाद जो है, इस पर एक नकारात्मक असर पड़ रहा है। क्योंकि जो पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वो संख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। तो सदर्न स्टेट ये कह रहे हैं कि हमने पॉपुलेशन कम की तो हमें कम पैसे नहीं मिलने चाहिए, हमें तो इनफैक्ट ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए। हमें इट्स लाइक आप अगर सेल्स में काम करें, आपने ज़्यादा सेल्स किया तो फिर आपको ज़्यादा इंसेंटिव मिलना चाहिए ना। लेकिन जिसने कम काम किया उसको ज़्यादा इंसेंटिव मिल रहा है यहाँ पर। तो इससे फेडरल स्ट्रक्चर पर एक इम्पैक्ट भी आएगी। और दुनिया की तस्वीर जो है उसमें भी ऐसा ही है कि इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है। जो डेवलपिंग देश है वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो डेवलप देश है वहाँ पर पॉपुलेशन कम होती जा रही है। जनसंख्या अपने आप में समस्या नहीं है। प्रॉब्लम इज़ नॉट पॉपुलेशन, प्रॉब्लम है तब है जब यंगस्टर्स को काम नहीं मिलता है। जापान, कोरिया जैसे देश में आबादी जो है इट्स लाइक देयर एसेट, संपदा के तौर पर इसको देखा जाता है। जबकि भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी जो है 15 से 29 आयु वर्ग में ही हमें देखने को मिलती है। और पिछले महीने जारी पीपल्स कमीशन की एक अध्ययन रिपोर्ट आई है, और इसमें देश में 4 तरह के बेरोजगारी की बात की है। एक ऐसे जो ढूंढने के बावजूद भी जिनको काम नहीं मिल रहा है, फिर कुछ ऐसे हैं जो अब जॉब मार्केट में जा ही नहीं रहे हैं क्योंकि उनको जो काम ही नहीं मिल रहा है तो वो निराश हो गए हैं। फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट है कि काम जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, तो जो मिल रहा है वो कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी कम है। और फिर एक ऐसा वर्ग है, राइट, जो लेट्स से खेती में काम कर रहे किसान, तो ऐसे बहुत सारे हैं जिनका काम कर रहे हैं लेकिन उत्पादकता जो है वो नहीं बढ़ रही है। तो हमारे देश में ऐसे कुछ 27.8 करोड़ लोग हैं, और 30.4 करोड़ लोग जो हैं उनके पास ढंग का काम है। बाकी 27.8 करोड़ लोग जो हैं उनके पास ऐसा कोई ढंग का काम
नहीं है। तो इन लोगों को हमें पर्याप्त काम देना पड़ेगा, इनके लिए हमें अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी। और अगर इनका कंट्रीब्यूशन इनको ऐड ऑन किया जाए तो हमारी जीडीपी जो है इसमें 15% जितना एडिशन होगा। हमारी जीडीपी में हर साल 15% जितना एडिशन होगा, तो जीडीपी जो है वो एक्सपांड होगी, विच विल बी वेरी गुड फॉर अस। हर साल हमारे देश में 2.4 करोड़ 2 करोड़ 40 लाख जितने यंगस्टर्स जो हैं वो कॉलेज ख़त्म करके जॉब मार्केट में एंटर होते हैं। तो उनके लिए भी जॉब हमें अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो क्रिएट करनी पड़ेगी। दैट्स वाई वी नीड मोर एंटरप्रेन्योर्स। जॉब क्रिएट करने वाले लोग भी उतने ही चाहिए, जितने जॉब सीकर्स हैं तो उतने हमें जॉब क्रिएटर्स भी चाहिए। और ये 2.4 करोड़ में से सिर्फ 5 लाख ऐसे होते हैं जिनको संगठित क्षेत्र में नौकरी मिलती है, फॉर्मल सेक्टर में। इसलिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी में कंपटीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि फॉर्मल जॉब्स जो है वो हमारे देश में कम है। तो हमारी जो आर्थिक नीतियाँ हैं वो इस चीज़ पर फोकस करें कि कैसे हम इन्वेस्टमेंट जो हैं, इन्वेस्टमेंट तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इन्वेस्टमेंट जो है वो रोजगार का सर्जन करे, इस पर हमें फोकस करना होगा। तब जाकर हमें ये जो पॉपुलेशन है उसका एक डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो मिलेगा। और हमें अपनी आर्थिक नीतियों व विकास मॉडल की समीक्षा करनी चाहिए। हमें इस पर और ज़्यादा विचार विमर्श करने की ज़रूरत है, मंथन करने की ज़रूरत है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स जनरेट करें, तभी जाकर ये गरीबी और बेकारी जो है वो जाएगी और शिक्षा और आर्थिक सुधार जो है वो आएगा। वरना फिर अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो हमारे लिए एक ज्वलंत उदाहरण है कि अगर गरीबी और बेकारी बढ़ती रहेगी तो फिर पॉपुलेशन जो है वो भी बढ़ती रहेगी, और वो पॉपुलेशन जो है वो संपदा नहीं लेकिन एक बोझ बन जाएगी। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।